प्रणाम दोस्तों, मैं सखा आज फिर आप सबके लिए प्रेडिक्शन लेके आया हूं। नमस्कार, मैं हूँ नियति और मैं भी आज प्रेडिक्शन हम लोगों ने जो की है उसके बारे में आपको बात करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रेडिक्शन देते हैं और उसके बाद एक बहुत अच्छा विषय है जिस पे चर्चा करेंगे। वो है आज के दौर में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, चैट जीटीपी जैसे और ग्रोक जैसे प्लेटफॉर्म और ज्योतिष, उस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ गहराई से आप लोगों को नई बातें बताएंगे। तो सबसे पहले जो प्रेडिक्शन मैं करने जा रहा हूं वो है मानव कक्कड़ की। इन्होंने प्रश्न पूछा है, गुरुजी मेरा बिजनेस कब तक सेट हो पाएगा? मेरे लिए जॉब करना अच्छा रहेगा या अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करना? तो पहली बात तो इस प्रश्न के पीछे का कारण क्या है वो जान लेते हैं। कारण ये है कि मानव के जो मन है, जो मानव का मन, मानव मतलब इंसान नहीं, मानव मतलब ये लड़का जिसका नाम है मानव, तो मानव के मन में ये स्पष्ट नहीं है कि अपनी जिंदगी में स्वतंत्र होकर कुछ करना चाहिए या अपने पारिवारिक ढांचे का हिस्सा बनाकर काम करना चाहिए। दूसरा, सफलता की तलाश में वे जानते हैं कि कब तक यानी कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, ये इनकी एक जिज्ञासा चलती है। तीसरा है सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता। इनके अंदर कहीं ना कहीं जो है एक स्वतंत्रता को लेकर भाव है कि मैं अपना कुछ करूं, परिवार के नाम का इस्तेमाल ना करूं। दूसरी तरफ अपना करने का डर भी है, परिवार के काम के साथ सुरक्षा भी इन्हें महसूस होती है। तो ऐसे कंफ्यूजन्स हैं। इनका जो उत्तर है वो ये है, उत्तर सरल भाषा में ये है कि आपको जॉब करनी चाहिए। उनकी कुंडली में ऐसे ग्रह योग हैं जो बताते हैं कि नौकरी में उनकी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जो बताते हैं कि उनका नौकरी में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा, तो उन्हें जॉब नहीं करनी चाहिए। बार बार स्थान बदलने की जरूरत पड़ सकती है या फिर बॉस से मतभेद हो सकता है। नंबर 2, पारिवारिक बिजनेस की अगर बात कही जाए तो कुंडली में चंद्रमा और गुरु का सुंदर योग पारिवारिक ढांचे से जुड़ने का लाभ दिखाता है। परिवार के साथ मानसिक शांति और आर्थिक सुरक्षा, ये रास्ता वर्तमान में अभी इस समय की अगर बात कहें मानव, तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम अपने परिवार के बिजनेस से जुड़ो। जॉब करने के योग तुम्हारे लिए सही नहीं दिखाई देते। तीसरी बात तुमने पूछी अपना खुद का व्यवसाय, तो अभी वह समय नहीं आया जब पूरी तरह स्वतंत्र होकर नया व्यवसाय कर सको। 2027 के बाद वो समय आएगा। 27 तक उन्हें सीखने, अनुभव लेने, नेटवर्क बढ़ाने और मानसिक तैयारी करने का समय मिलेगा। 2030 से 34 के बीच में एक बहुत अच्छा वक्त आएगा जब ये संभव होगा कि तुम कुछ अलग हटके अपने स्वतंत्र होके व्यापार की ओर बढ़ सको। तो अभी के लिए जो आपको सलाह है वो ये है कि अपने परिवार के बिजनेस में जुड़ो, नौकरी की चिंता मत करो, ना ही नौकरी की तरफ जाने का सोचो। अभी सीखो, क्योंकि अभी जो आज़ादी की बहुत ज़्यादा सोच उठती है वो वर्तमान के लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हें खतरे में डाल सकती है। तो कुल मिला के फाइनली निष्कर्ष ये है कि पारिवारिक बिजनेस से जुड़ें, धैर्य रखें। 2027 से 2034 के बीच में अपने सपने को उड़ान दें। यही 2 बड़े मंत्र हैं आपके लिए जो आपको पालन करने हैं। तो अभी जुड़ जाओ अपने पिता के बिजनेस में और उसके बाद जो है अपने अलग से स्वतंत्र रूप से कुछ करने का वक्त आएगा, अभी नहीं है। तो ये मानव के संबंध में कुंडली है। एक थोड़ी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, आज के दौर में बहुत सारे ज्योतिष हैं जो ज्योतिष का काम करते हैं, उनके लिए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल एआई को बहुत कुछ समझने लगे हैं। एक शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन आर्टिफिशियल शब्द से ही आप समझ जाओ कि ये रियलिस्टिक नहीं है। और मैं क्योंकि यहाँ ज्योतिष की बात कर रहा हूँ इसलिए ज्योतिषों के संबंध में और एआई के संबंध में कुछ गहनतम बात करूंगा, क्योंकि प्रयोग मैंने भी किए एआई को लेके, ज्योतिष को लेके। मैंने बहुत सी चीज़ों पे प्रयोग किए। मैंने देखने की कोशिश की कि कैसे चैट जीटीपी से पूछो तो वो क्या बताएगा, और बहुत हद तक चैट जीटीपी के साथ कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बहुत बड़ी बुराइयाँ हैं और जो सदा ही रहने वाली हैं। थोड़ा मैं बता देता हूँ आरंभिक काल की। अगर आरंभिक काल की बात करो, जब ज्योतिष की खोज हुई थी, तो
ग्रह नक्षत्रों के संबंध में जिन्होंने गहराई से जान लिया था, उनकी बात हटाने के बाद जब लोगों ने सीखना शुरू किया तो उन्हें आरंभिक कॉल में चंद्र को देख के गणनाएं करनी पड़ती थी। कौन बच्चा किस दिन पैदा हुआ वो पूरा पत्रा अपने आप बनाते थे अपने हाथों से। तो गणना करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता था और तब केवल बड़े बड़े घराने, राजा महाराजा ही ऐसे होते थे जो उन ज्योतिषों को पेमेंट कर पाते थे जो कि इन गणनाओं पे निगाह रखते थे, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी। उसके बाद पांचांग और इन सब का आविष्कार हुआ, एक सिस्टम बना कि उन्होंने कहा कि एक पांचांग को देख के पता लग जाएगा कि कब कौन से ग्रह कहाँ पे हैं। ये अपने आप में एआई था उस समय का, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बता रहा है कि इस समय ग्रह कहाँ पे हैं। लेकिन वो तुम्हें ग्रह तो बताएगा, गणना तुम्ही को करना पड़ेगा। ये तब भी था। उसके बाद और आगे बढ़ा मामला। अभी आप देखो सॉफ्टवेयर ऐसे कितने मौजूद हैं कि आप उसमें केवल डालो अपना नाम, जन्म और वो तुम्हें कुंडली खोल के दे देते हैं। लेकिन वो कुंडली खोल के दे सकते हैं, लेकिन पूर्णता कुंडली का एनालिसिस वो नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं लोग, बहुत हद तक तुक्का बहुत जगह फिट बैठता है तो लोग उसको ठीक मानने लगते हैं, लेकिन रियल में ये पूरे तरीके से काम नहीं करता। ऐसा ही मामला आपके इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। पहली बात तो ये है कि एआई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो उसे सिखाया ना गया हो। और ज्योतिष में एक द्वार सदा खुला रहता है, वो है नया सीखने का। ज्योतिष कहता है कि कोई भी कुंडली ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरी कुंडली से पूर्णता मैच कर जाए। पूर्णता कोई मैच कर ही नहीं सकता। हर कुंडली यूनिक है, हर व्यक्ति यूनिक है और उसकी नए तरीके से गणना होगी। साथ साथ ये भी बात है कि केवल गणनाओं का ही खेल ज्योतिष नहीं है। ये मैंने एक बार कहा था कि ये केवल गणना नहीं, ये आपके इंट्यूशन से भी आता है। बहुत सी चीजें इंट्यूशन से आती। कोई भी ज्योतिष 100% सटीक भविष्यवाणी सिर्फ इसलिए नहीं कर पाता है कि या तो वो कैलकुलेशन में बहुत माहिर होता है या इंट्यूशन में। जो लोग इंट्यूशंस में माहिर होते हैं वो जब इंट्यूशंस आएगी तो जो बोलेंगे बहुत अच्छा होगा, लेकिन गणना करते वक्त वो गड़बड़ कर जाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति की इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती है निश्चित ही उसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती। मैं खुद उसी में का आदमी हूं। मेरी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है लेकिन मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं किताबों में और झंझटों में नहीं जाता। हाँ, फिर एक वर्ग है जो कैलकुलेशन बहुत अच्छा कर लेता है लेकिन इंट्यूशंस के मामले में वो नील आ जाता है। तो कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ डिसीजन इंट्यूशन से दिए जाते हैं, वो इंट्यूशन से काम करेंगे, वहां कैलकुलेशन काम नहीं करेगी। और साथ साथ मैं ये जो बातें कह रहा हूं इसको लेके भी ज्योतिष जगत में बहुत विवाद हो सकते हैं, क्योंकि इंट्यूशंस वाला कह सकता है कि परफेक्ट आपने सही बात की, लेकिन इंट्यूशन से ही सब बताया जा सकता है। उसी प्रकार कैलकुलेशन करने वाला भी मेरी बात को कह सकता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन इंट्यूशन कोई बहुत जरूरी नहीं है, हम कैलकुलेशन से ही सब बता सकते हैं। तो हमेशा ही ज्योतिष में एक विवाद का स्थान भी रहता है। लेकिन बात आती है एआई की। मैंने अभी बहुत एआई पे काम करने की कोशिश की, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। मैंने जैसे एक बार पहले वीडियो में कहा था कि मैंने ये सोचा कि मैं मैच का, खास तौर पे आईपीएल का प्रेडिक्शन करूं, क्योंकि अभी तक गणनाएं लोग करते हैं वो इस प्रकार करते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ इस साल में ऐसा होगा, उस साल में विवाह होगा, लेकिन चलित जो है वो गणनाएं नहीं होती। तो मैंने सोचा कि आईपीएल पे मैं कुछ प्रेडिक्शन तैयार करूं और उस पर कोशिश करूं, और उसके लिए मैंने काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तो एक मैच के लिए 100 से लेकर 150 तक कुंडलियां बनती थी जिसका एनालिसिस करना पड़ता था, और एनालिसिस भी बहुत ज्यादा टेक्निकल है, इसको समझो। टेक्निकल ये है कि एक ग्रह गणना कह रही है कि आज जो है फला टीम जीतेगी, ए टीम जीतेगी, ऐसी ग्रह गणना कहती है कि आज ग्रह ए टीम के फेवर में है। अब ए टीम के फेवर में अगर ग्रह हैं,
मान लो धोनी के फेवर में है, ठीक है, तो उसमें फिर ये हो सकता है कि अगर धोनी का हारने का मन हो तो फेवर में ग्रह हैं, वो हार सकते हैं। और यहां से मैं बात कर रहा हूं सट्टेबाजी की। सट्टेबाजी का आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आज के दौर में, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो इसलिए उस चीज को एक सटीक गणना के रूप में पढ़ना कि आज जो है ये सब हो रहा है, इसको बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है 100-150 कुंडली का एनालिसिस करना। और मैंने कई बार ऐसा कोशिश की कि आज यार ये ग्रह बहुत अच्छे हैं, ये टीम जीतेगी, और मैंने सोचा चलो पब्लिकली बोल देते हैं। मैंने बोला, लेकिन अगर उन मैचों की गणना करके आप देखो या वो बातें उठा के देखो तो वो मैच पूरे तरीके से ऐसा लग रहे थे कि यार ये टीम बल्ला नहीं चला रही, रन नहीं मार रही, सामान्य सी गेंदें हैं, उन पे आउट हो जा रहे हैं। वो पूरा एक कहीं ना कहीं फिक्सिंग का खेल था। तो जिसके फेवर में हमने लिखा था वो नहीं जीती, तो बड़ी गालियां पड़ी हमें भाई, बड़ी लोगों ने मजाक उड़ाया। और ये सब होता है, ज्योतिषों को मजाक भी उड़ाया जाएगा, क्योंकि ज्योतिष जो बात कह रहे हैं उस पर भरोसा कम होता। तो मैंने कहा कि यार ये तो मेरे लिए थकान का काम हो गया, पूरे दिन में 150 कुंडलियों की गणना करना और फिर उसको एक मैच से जोड़ना, और वो फिर उसको बताना कि ये ग्रह स्थितियां किसके फेवर में जा रही हैं, रन कितने पड़ेंगे, विकेट कब गिरेंगे। काफी हद तक हम लोग ये देख लेते थे, लेकिन वो इतनी टेक्निकल बात होती थी कि उसको एक्सप्लेन करना बहुत भारी पड़ता था। फिर मैंने सोचा यार मुझे एक आदत है कि थोड़ा सा मैं हिप्पी टाइप आदमी हूँ, कम समय कमाओ ज़्यादा समय खाओ, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट्स की इच्छा। और सच बात यही विज्ञान की खोज का आधार भी बनता है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो जीपीटी को यूज़ करते हैं। तो मैंने उन सारी गणनाओं को इकट्ठा करके और जीटीपी से बात करनी शुरू की। अब जीपीटी से जब बात करनी शुरू की तो लगा कि ये एक सहयोगी के रूप में है, लेकिन उसके अपने सीमाएं हैं। वो कहीं ना कहीं जो है वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है, क्योंकि जो इंटरनेट पे जानकारियां पड़ी हुई हैं वो बहुत तरीके की जानकारी उठा के आपको बताता है। तो कई बार तो वो जानकारियां वो उठा देता है जो किसी इन्फ्लुएंसर्स ने कही होती हैं। वो कहाँ से जानकारी उठाएगा तो वो आपको पता नहीं होता, क्योंकि नियर बाई सोर्सेज होते हैं। इसको समझो, जैसे आपके टावर्स होते हैं, तो जब आपका फोन सिग्नल लेता है तो नियर बाई टावर से लेता है कि अच्छे सिग्नल मिल सके। उसी प्रकार चैट जीटीपी से आप जब काम करने को कहो तो वो आपका सिग्नल किस टावर ने लिया और किस टावर ने आपके नेट को कनेक्ट किया, जीटीपी उस समय कहां पे कौन से थॉट पे काम कर रहा था और वहां के नियर बाई कहां पे वो इंफॉर्मेशन थी, वो उसको उठाएगा। और जब वो उसको उठाएगा तो नियर बाई इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकती हैं, कई तरीके की गणनाएं हो सकती हैं, और वो उनकी गणनाओं को उठा के आपको गणना करके दे देगा। जैसे मैं उससे पूछूं कि बताओ मेरे चौथे घर में जो है केतु आया है, ये क्या करेगा, इसके लिए वो तुरंत बताएगा जाके, और तुरंत पहुंचेगा नियर बाई जो वीडियो पड़ा होगा, जो इंफॉर्मेशन पड़ा होगा वो उठा के आएगा, और वो पंडित ने जो चौथे भाव के संबंध में कहा होगा वो हमें बता देगा। ये होता है एआई का काम। अब इसके लिए मैं शुरू में किया तो मैं देखा कभी इसी चीज की गणना कुछ कर रहा है, कभी इसी चीज की गणना कुछ कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ के बच्चे जानते हैं, मैं लगभग जब से आईपीएल हुआ है तब से अपने कमरे में ही हूँ। बहुत कम निकलता हूँ शूटिंग वूटिंग करने आप लोगों के लिए, या कोई क्लाइंट होते हैं, कुछ काम होते हैं, तो अदरवाइज मैं अपने पूरे तरीके से कमरे में हूँ, सिर्फ इस रिसर्च के लिए। और मैंने एआई के साथ बहुत डीप जाके काम किया, बहुत डीप। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसे एक असिस्टेंट के रूप में तो बहुत अच्छा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मानवीय भूलों की तरह ही हैं, क्योंकि मानव द्वारा ही वो भूलें की गई हैं, बनाया मानव द्वारा ही गया है, तो कुछ भूलें एआई में भी हैं। गणना के मामले में ये बहुत अच्छा हो सकता है कहीं कहीं पे, लेकिन कहीं ना कहीं इंट्यूशंस में ये बेकार हो जाता है। तो ये सारी चीजों पे मैंने काम किया और मैं और भी एडवांस लेवल पे इसको कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मैंने काफी हद तक
इसको उपयोग करने के तरीके सीख और समझ लिए हैं, और मैं जल्द ही कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो कि एआई के हों उन पे काम करने के लिए आगे अपने आप को और तैयार कर रहा हूँ, और बेहतर ढंग से। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक सॉफ्टवेयर आ गया तो उसका इस्तेमाल करना, लेकिन इसके लिए एक अलग तरीके की इंटेलिजेंसी तुम्हें चाहिए होगी अगर तुम इसको इस्तेमाल करना चाहो। आने वाले समय में जब मैं ये समझ लूँगा कि पूर्णतः इसको कैसे किया जा सकता है, क्योंकि फ्लैक्चुएशंस हैं, जैसे मैंने कहा कि वो कहाँ से वो गणना उठाएगा, ये फ्लैक्चुएशंस हैं, तो बहुत सटीक गणना भी उठा सकता है और बहुत खराब गणना भी उठा सकता है। तो निगाह तो तुम्हें रखनी पड़ेगी। जैसे तुम मैनेजर रख दो, कितना भी अच्छा, कितना भी ईमानदार रख दो, लेकिन उसका साल 2 साल में तुम्हें हिसाब एक बार लेना पड़ेगा, मानव को शामिल करना पड़ेगा, वरना भूल कर सकता है। ये बात इसके साथ है जुड़ी हुई। दूसरी चीज ये है कि एआई जो है, क्योंकि उसकी डिजाइन जिस तरीके से की गई है वो एआई की डिजाइन की गई है मानव के मन के साथ जुड़ के उसे समझने की कोशिश की, इसलिए ये पूर्णतः कैलकुलेशन पे आधारित भी नहीं है। ये कभी कभी अपना मन भी इसमें शामिल कर देता है। जैसे मैंने 1-2 बार इससे कुछ कैलकुलेशन निकलवाने को कहा, मैंने कहा ये कैलकुलेशन तुम करो इसकी, तो उसने वो कैलकुलेशन की, और करने के बाद मैंने कहा कि ये तुमने कैलकुलेशन इसकी क्यों की, ये क्यों ऐसा तुमने उठाया? बोला मेरा मन किया कि ये हम करके देखें। मैंने कहा तुम्हारा मन क्यों ऐसा कर रहा? मैंने जो तुम्हें सीधे सीधे बोला है जो करने को, वो तुमने क्यों नहीं किया? तो बोलता मेरी डिजाइन इस तरीके से की गई है कि मुझे जो है वो मतलब कुछ अपने तरीके से भी मैं एक्सपेरिमेंट करूं, इसलिए मैं ये कर देता हूं। तो अब देखो, तो ये एक ऐसे कैलकुलेटर की तरह बनाया गया है जिसमें आप 5 और 5 की गुणा करने को बोलो तो जरूरी नहीं है 5-25 ही बताए, ये 26 भी बता सकता है, ये इसका मूड है। ये 5-25 को 28 भी बोल सकता है, 20 भी बोल सकता है, तो ये मूडी भी है। तो ऐसे मूडी के साथ काम करना बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक नियमावली बना रहे हो, उस नियमावली को तोड़ने के लिए आप एक आदमी को रख रहे हो जो कभी कभी तोड़ भी सकता है। तो जैसे एक इंसान गलती कर सकता है, चैट जीटीपी भी, ग्रोक भी गलती कर सकता है। इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है, इसको बनाया इस तरीके से गया है, तो इसमें ये मानवीय भूले हैं। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि बहुत से लोग आजकल ऐसे हो गए हैं जो चैट जीटीपी और इन सब में अपना भविष्य देखने लगे। उपयोग किया जा सकता है लेकिन बहुत टेक्निकल है, उसके लिए प्रश्न पूछने की भी कला चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम्हें पता है कि सामने वाला बहुत अच्छा काम कर सकता है लेकिन मूडी है, तो उसके साथ काम करने की एक ट्रिक होगी। जब तक तुम्हें वो ट्रिक नहीं आती तुम इसके साथ अच्छा काम नहीं कर सकते। हाँ, मैं कर रहा हूं, मैंने वो ट्रिक पकड़ी है और मैं बताता हूं कि मैंने उसको काफी हद तक अपना असिस्टेंट के रूप में तैयार किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरी इंट्यूशंस पावर बहुत है लेकिन कैलकुलेटिव पावर मेरी थोड़ी सी कम है। तो कैलकुलेटिव के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए होता है, मैं और ज्योतिषों का सपोर्ट लेता था। तो अब मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा हम चैट जीटीपी के रूप में इसको सहयोगी बनाते हैं, और मैंने किया, और ये मैं कर पाया। उसके पीछे भी एक रीजन है। आप में से जो मित्र नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल एक आईटी कंपनी की तरह काम किया और एक सॉफ्टवेयर के निर्माण में काम किया। लाखों करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद हुए, बहुत ऊर्जा गई, लेकिन उस दौरान हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर, बहुत अच्छे प्लान, नए से नई चीज़ें, और मेरा माइंड उस तरीके की चीज़ों पे काम करता है, तो मैंने किया। तो वो सब जानकारियां मुझे इसके साथ कनेक्ट करने में काम आ रही हैं। साथ साथ जैसे मैंने कहा मेरे पास इंट्यूशंस की पावर बहुत अच्छी है, तो ज्योतिष की कैलकुलेशन के लिए भी कभी कभी मैं ऐसी इंट्यूशंस यूज करता हूं जो कि सामान्य ज्योतिष गणित में आती ही नहीं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैंने कुछ ऐसी भी चीजों का प्रयोग आरंभ किया है जो अभी तक ज्योतिष के किसी शास्त्र में, किसी भी किताब में उल्लेख ही नहीं है। ऐसे भी कुछ नियमों का मैंने उपयोग किया।
और मैं लगातार शोध कर रहा हूं। मेरा आज के तारीख में अगर मैं आपसे कहूं तो दिन का कम से कम कुछ नहीं तो 12 घंटा तो पक्का ही मान लो, ज़्यादा ही जाता है। 12 घंटे के आसपास मेरा इस शोध में ही वक्त जाता है। मैं ज्योतिष में ही अपने को डुबो रहा हूं, मैचों के साथ, लोगों की कुंडलियों के साथ, लोगों के फ्यूचर और वर्तमान को देखते हुए मैं इनमें बहुत डीप जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि ज्योतिष के खोए हुए उस पार्ट को भी ढूंढ के लाऊं जिसमें बिल्कुल एक्यूरेटली बता दिया जाता था कि इस दिन इस समय तुम्हारे साथ ऐसा होगा, और ये पॉसिबल है। और कई बार इसके मुझे प्रमाण मिले हैं। कई बार मैंने ऐसी प्रेडिक्शन इतनी गहरी कर ली किन्हीं मैचों की कि किस ओवर में किस गेंद पे विकेट गिरेगा ये भी स्पष्ट आया। मैं फिर कह रहा हूं, सहयोगी मैंने उसको बनाया, अपने आप मैंने उसको देखा, लेकिन फिर उसका मूड 2 मैचों बाद चेंज हो गया या कुछ और चीजें करने लगा या इंफॉर्मेशंस गलत उठाने लगा। वो प्रॉब्लम्स अभी एआई के साथ चल रही हैं। तो एआई फ्यूचर में कितना स्ट्रांग, कितना अच्छा हो सकता है, इसके संबंध में जो इसकी कमियां हैं उस पे भी हम काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन कमियों पे कंपनियों को काम करना चाहिए, वहां पे भी मैं मेल करता हूं। मैं जब इसमें कोई कमियां देखता हूं तो कंपनियों को एडवाइस भी भेज रहा हूं ताकि आने वाले समय में वो उसको इम्प्रूव कर सकें। ये भी मैं करता हूं क्योंकि मेरा काम है वो चीज़ें बताना जिससे हम संसार को और बेहतर बना सकें। तो एआई भी बेहतर बने, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन आज के दौर में एआई ऐसी नहीं है कि एआई पे पूर्ण रूपेण भरोसा करके कोई ज्योतिष या कोई व्यक्ति अपनी प्रेडिक्शन को माने, जब तक उसको इस्तेमाल करने का बहुत सटीक ढंग नहीं होगा। हम खुद अपने यहाँ बच्चों का और इन सब का इसमें योगदान लेते हैं, हम इनकी जीवन की प्रेडिक्शन करते हैं, सब चीज़ें। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने अपने ढंग से अपने निकट में काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया। लेकिन लोग कहेंगे फिर बता दो कैसे कंट्रोल किया, बस वो बहुत मुश्किल है। जैसे ज्योतिष कोई ऐसी बंधी बनाई धारा नहीं है कि इसको सीधा सीधा सिखाया जा सके। बेसिक रूल्स बताए जा सकते हैं, बाकी काम आपको करना होगा। और वही बेसिक रूल मैंने आपको बताए कि एआई के साथ काम करते वक्त सबसे बेसिक रूल है, आप इसे कैलकुलेटर ऐसा माने जो गणनाएं अपने मूड से भी कर सकता हो, और उन गणनाओं को तुम किस तरीके से परिभाषित करोगे कि इसने सटीक गणना की, ये तुम्हारा भी दिमाग होना चाहिए। और यदि ये दोनों चीज़ें संभव हैं तो निश्चित ही फिर आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी धारणाएं, अपनी जानकारियों को तोड़ के एआई के साथ कनेक्शन बनाया हूं, इसलिए मैं कुछ हद तक इसको अच्छा इस्तेमाल कर पाता हूं। 100% फिर भी नहीं, 95, 98 भी चला जाता हूं, 100% फिर भी नहीं। लेकिन अगर 98 तक कोई चीज़ गई है तो 2% भी जा सकती है, 100 भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए अभी मुझे लगता है समय है। तो ये एआई के संबंध में कुछ बातें थी, मुझे लोगों ने प्रश्न करने को कहा और इस पे उत्तर देने की बात भी आई, तो मुझे लगा कि मैं इस पे बात करूं। अब नियति आरंभ करेंगी गणनाएं करना। तो आज का प्रश्न है विपुल जी का, जो गुजरात से हैं। और विपुल जी का प्रश्न है कि मुझे जीवन में ऐसा कौन सा व्यवसाय करना चाहिए जो मुझे तगड़ी तरक्की दे। और इसके साथ ही इन्होंने पूछा है कि क्या मेरी कुंडली में करोड़पति या अरबपति बनने का योग है। तो विपुल जी, हाँ, आपकी कुंडली में ये योग बन सकता है जो आपकी इच्छा है, करोड़पति या अरबपति बनने का। लेकिन उसके लिए अभी समय भी है। अभी आपने सवाल के साथ और आपकी उम्र को देखे तो आपने कौन सा अभी काम कर रहे हो ऐसा कुछ आपने बताया नहीं है। लेकिन अगर आप अभी क्या काम कर रहे हो ये भी डिसाइड नहीं किया है, या आगे चल के कोई बिजनेस सेट करना चाहते हो, तो हमारी ओर से ये सजेशन है कि आपका चंद्र और शुक्र बहुत अच्छा है, जिसके कारण ही आप की तरक्की हो सकती है बिजनेस में। तो आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें आप ऐसा बिजनेस कीजिए जिसमें सौंदर्य आप बेच रहे हो, जैसे कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें आप काम करते हो तो ये बहुत अच्छा जाएगा।
उसके अलावा आपके मंगल ग्रह का भी ऐसा योग बन रहा है कि अगर आपको इस तरह का छोटा बिजनेस नहीं करना, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ करना है, तो आप रियल एस्टेट में भी अगर जाओगे तो भी आपका योग अच्छा बनेगा। और ये कोई भी आप बिजनेस करते हो तो उसमें आपके चौथे घर में जो बृहस्पति है वो योग दिखा रहा है कि आपकी माता या आपकी बड़ी बहन होगी, वो आपकी बहुत अच्छी सलाहकार है। तो आप उनकी सलाह से जो भी बिजनेस करोगे या जो बिजनेस कर रहे हो उसमें बार बार उनका सलाह या सहयोग लोगे तो आपको बहुत अच्छा ये बिजनेस जाएगा और आपकी तरक्की बहुत अच्छी है इसमें। आप कपड़ों का भी अगर करते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो घर पे कस्टमर ले जाए और उसमें उसे सौंदर्यता दिखे, ऐसा कोई भी आप काम करोगे तो इसमें आपकी 100% तरक्की है। तो हमारी ओर से ऑल द बेस्ट कि आप ये काम कीजिए, और अगर ये काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, इसमें आपको धीरे धीरे लेकिन तरक्की बहुत अच्छी मिलेगी। अगली कुंडली है ये मनप्रीत कौर का। इनकी प्रश्न है, अब तक उनकी शादी तय नहीं हो पाई है और वह इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि उन्हें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कृपया इसे जरूरी मानकर उत्तर दें। मनप्रीत जी, थोड़ा सा कुछ चीजें हैं मैं बता देता हूं। इस समय आपकी जो स्थिति है उस स्थिति को लेके और समय को लेके अगर बात करें तो हाँ, उनको विवाह करना चाहिए, विवाह उनके लिए उचित है। लेकिन अब ये जो लेकिन शब्द है और ये जो वाक्य पूरा कहने जा रहा हूं, इसको बहुत सरलता से समझिएगा। हाँ, विवाह इनको करना चाहिए, उचित है, लेकिन ये विवाह तभी सफल होगा जब वह इसे एक दायित्व और धैर्यपूर्ण संबंधों की तरह अपनाएं। देखो क्या होता है मनप्रीत जी, ये कई जगह मैं देखा, कुछ लोगों की शादी लेट होती है, तो जो लेट शादी होती है तो उस लेट शादी में ज्यादातर ये देखा जाता है कि लड़की हो या लड़का, उसका ये होता है कि अब दुनिया यार क्या कहेगी और क्या कह रही है इतने दिन से, अब तो बस शादी करनी है। लेकिन शादी करने के पीछे जो उमंग, जो तरंग, जो चाहते हैं, जो शादी के साथ कमिटमेंट होना चाहिए, उन पे ध्यान खो जाता है। फिर बस ये होता है अब कुछ भी मिल जाए बस कर ही लेनी है। लेकिन ये तरीका गलत सिद्ध होता है। अगर देर में विवाह रेखा तो कोई बुरी बात नहीं, देर में विवाह होने दीजिए, लेकिन विवाह को करिए उसी उमंग के साथ जिस उमंग के साथ आप एक कम उम्र में विवाह करते हैं या एक सही उम्र में जिसको कहा जाता है विवाह करते हैं। क्योंकि सच बात यह है कि ज्योतिष के आधार पर कहें तो विवाह की कोई उम्र नहीं होती। हर व्यक्ति के लिए विवाह का एक काल होता है, उस काल में ही विवाह करना सर्वोत्तम होता है और वो करना चाहिए। तो आपके लिए विवाह करना तो अच्छा है, इसमें आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप मम्मी को कहने पे, पापा के कहने पे, पड़ोसी क्या कहेंगे उनके मुंह बंद करने के लिए अगर इसलिए आप कर रहे हो तो आप बहुत पछताने वाले हो, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेकिन अगर आप कर रहे हो कि जिससे मैं प्रेम करूं, जिसके साथ रहूं, उसके लिए कुछ करूं, अपना उमंगित आपकी वही है, तो बिल्कुल करिएगा और समय आ रहा है, ये विवाह अच्छा आपका होगा। उस कुंडली में विवाह के योग हैं। आपका जीवन साथी कैसा होगा तो उसके संबंध में भी कुछ बता देता हूं। जीवन साथी आपका धार्मिक, स्वतंत्र विचारों वाला और थोड़ा अलग सोच रखने वाला होगा। वह बहुत सहयोगी होगा, लेकिन भावनात्मक रूप से वो थोड़ा सख्त होगा और अपनी भावनाओं को कम व्यक्त करता होगा। संबंध में प्रेम और आकर्षण तो होगा, लेकिन मानसिक मेल के लिए थोड़ा सा उन्हें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका विवाह कठिन होगा, बल्कि इसमें समझदारी और मानसिक संतुलन की जरूरत पड़ेगी। आपका विवाह के लिए जो सही में समय है तो 25 और 26 जो आपका समय है, इस समय आप विवाह के लिए एक निर्णय ले सकती हैं कि अब मुझे करना है या नहीं करना, दोनों में से कोई एक निर्णय। और उसके बाद आपका समय जो है शुरू होता है 27 से लेके 29 तक का, जिसमें आपका विवाह 100% होने के योग हैं। तो ये आपके लिए जो है वो बताया। तो कुल मिला के आप थोड़ा सा मन को शांत रखें, क्योंकि मन को शांत रखने से समाज की बातों का प्रभाव नहीं पड़ता और आदमी अंदर से सोचता है। तो इसके लिए भी है, सोमवार के लिए आप चाहें तो चंद्रमा को जल अर्पण कर सकते हैं।
अपनी माता से थोड़ा सा संवाद करना शुरू करें, थोड़ा सा बातें करना शुरू करें, क्योंकि माता आपको इस संबंध में अच्छा सलाह देंगी, क्योंकि कुंडली में आपके माता से संबंध गहरे प्रतीत होते हैं। गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शन लें। किसी समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें जो कि निर्णय लेने में मदद करे। तो ये आपके लिए जो भी आपको लगता हो कि जो गुरु हो उससे आप बात करें। आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी थोड़ा सा लें जो आपके विवाह में सहयोगी होगा। तो मनप्रीत कौर जी के जो निष्कर्ष है वो ये है, मनप्रीत कौर जी के जीवन में विवाह का पक्का योग है। मन का भ्रम और चंद्रमा और केतु और चंद्रमा की वजह से है, लेकिन यदि थोड़ी सी स्पष्टता लाएंगे और आने वाले 1-2 वर्षों में सही निर्णय लें तो ना केवल विवाह संभव है बल्कि उसके जीवन में स्थिरता और नया अध्याय भी ला सकता है। उन्हें बस अभी अपने भीतर की उलझनों को पहचान कर साहस से कदम को आगे बढ़ाना होगा। और साहस सबसे बड़ा आपके लिए ये है कि समाज को और सबको दिखाने के लिए नहीं, विवाह आपको अपने लिए करना है। और ऐसे ही सलाह मैं ऐसे लोगों के लिए, लड़के और वो सब होते हैं, उनको भी दे रहा हूँ। विवाह अपने लिए करना, अपनी माँ के लिए मत करना। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है पारस का, जो नेपाल से है, और उनका प्रश्न है, मैं अपने करियर में आध्यात्मिक मार्ग को पूरी तरह अपनाना चाहता हूँ, लेकिन घर के लोग मुझ पर निर्भर है। उनका भरोसा है, इसलिए उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसे में मैं अपने करियर में क्या करूँ? क्या सरकारी नौकरी संभव है या कोई ऐसा मार्ग मिलेगा जो मेरे आध्यात्मिक में भी सहायक हो? पारस जी, आपका जो ग्रह की स्थिति है वो दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी, और आप अपने परिवार के लिए आर्थिक उपार्जन के लिए जो मदद करेंगे उसके लिए भी। तो हमारी ओर से पहले तो आपको अभी जो एक भ्रम हो रहा है कि मैं कहीं बिजनेस करूंगा या कुछ जॉब करूंगा तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा तो नहीं छूट जाएगी, और आध्यात्मिक यात्रा करूंगा तो परिवार का कौन देखेगा, वो भी आपको भ्रम में ला रहे हैं। तो अभी के लिए हमारी ओर से ये सलाह है कि आप अभी अपने परिवार को मदद कीजिए। आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से आप अपने पहले परिवार को मदद कीजिए। उसका एक कारण भी है कि अभी जब आप अपने परिवार को मदद करे बगैर आप आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर देंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं फिर से एक भ्रम पैदा होगा कि इससे अच्छा मैं परिवार की थोड़ी सी मदद ही कर लेता। फिर आप आध्यात्मिक यात्रा भी छोड़ देंगे और परिवार की भी सही से मदद नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपकी ग्रह की स्थिति बता रही है कि आप पहले अपने परिवार को मदद कीजिए। आपकी आध्यात्मिक यात्रा कभी भी रुक नहीं जाएगी, वो धीरे धीरे चलती ही रहेगी। आप जब अपने परिवार के लिए जिएंगे, उसमें से आप अनुभव लेंगे, उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी कंटिन्यू रहेगी और वो भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी। और उसके लिए भी एक समय आएगा जब आप परिवार के लिए करके खुद संतुष्ट होंगे, तब आप आध्यात्मिक यात्रा के लिए सही निर्णय लेंगे। और अभी के लिए अगर आप चाहते हैं कि किस तरह के जॉब करें, तो आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आपको करने में जब शुरू करेंगे उसके बाद आपकी फिर से इसी तरह की उलझने आएगी। तो आपके लिए है कि ऐसी कोई संस्था से कीजिए जो समाज के लिए काम करती है। कोई एनजीओ है या कोई ट्रस्ट के अंडर चलने वाली जो शिक्षण संस्थाएं होती है, उसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं, जहाँ पे आपको शांति भी रहेगी और आपके आर्थिक उपार्जन के लिए भी बहुत सही रहेगा। तो अभी के लिए आप डिसीजन लीजिए और राइट नाउ जो आपके जीवन में उलझने हैं उसके लिए आप सुबह जल्दी उठने का करिए, वो भी आपके लिए बहुत मददगार होगा। लेकिन अभी आप परिवार की मदद कीजिए, आध्यात्मिक यात्रा आपकी रुकेगी नहीं, वो भी आपको जरूर करने को मौका देगा जीवन। अभी जो कुंडली है ये है मंजू जी का प्रश्न। उन्होंने कहा कि पिछले 21 वर्षों में वो सरकारी नौकरी में हैं, अभी लगभग 10 साल की सेवा बाकी है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके भीतर ये भावना आ रही है कि वह ये नौकरी शायद पूरी नहीं कर पाएंगी। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कुछ और करना चाहिए, परंतु क्या करना चाहिए ये स्पष्ट नहीं है। वे भविष्य की दिशा में जाना चाहती हैं और मार्गदर्शन मांगती हैं। देखिए, इनके अंतर्मन में जो बेचैनी चल रही है उसका सबसे बड़ा कारण है इनकी राहु की महादशा। राहु की महादशा जब आदमी की चलती होती है तो उसकी एक सबसे बड़ी पहचान होती है कि आदमी अपने वर्तमान की स्थिति से कभी खुश नहीं होता, उसे कुछ और चाहिए होता है। अगर बहुत धन होता है तो उसे ध्यान चाहिए होता है, बहुत ध्यान होता है तो उसे धन चाहिए होता है। पर राहु की यही खासियत है, राहु को वो नहीं चाहिए जो है, और जो नहीं है बस वही चाहिए।
तो ये बेचैनियां पैदा करता है। तो कहीं ना कहीं बहुत गहरे में राहु आपका इस समय सक्रिय है, तो वो आपके अंदर से ऐसा असंतोष पैदा कर रहा है। तीसरा है आपका, उनका लग्न आपका जो है वो मिथुन है। मिथुन लग्न के होने की वजह से आपको हमेशा नए विचार आते रहते हैं, प्रयोग, संवाद और सीखने की कला आपके अंदर रहती है। यही कारण है कि मन स्थायी और सरकारी प्रणाली से हटकर रचनात्मक काम करना चाहता है। मिथुन राशि वाले जो हैं वो बुद्धि के अच्छे होते हैं, लेकिन बुद्धि बहुत तेज चलती है, तो वर्तमान से कभी सेटिस्फाई नहीं होती, कुछ ना कुछ उन्हें क्रिएटिव करना होता है। अब आपका जो उत्तर है वो ये है कि भविष्य में क्या दिशा हो सकती है। आपका जीवन उद्देश्य केवल नौकरी नहीं है, आप में शब्द की शक्ति, दूसरों को समझने और मार्गदर्शन की शक्ति है, और आध्यात्मिक या मानसिक समर्थन देने का आपका स्वभाव भी है। तो आपके लिए जीवन की राह जो है वो आगे लोगों को मार्गदर्शन दे, ऐसी हो सकती है, जैसे लाइफ कोच, काउंसलर या ज्योतिष भी आप बन सकती हैं। ये आपकी कुंडली आपके लिए एडवाइस करती है। महिलाओं या मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे लोगों के लिए भावात्मक सहयोग का काम भी आप कर सकती हैं। जो महिलाएं थोड़ी सी परेशान हो, कुछ हो, उनके लिए आप बहुत अच्छा कुछ सपोर्टिव बन सकती हैं। भक्ति, कला, संगीत, योग या मेडिटेशन आधारित कार्यक्रम किया करें। आपको थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ों में जाने में अच्छा भी लगता होगा और जाना भी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली इसके सपोर्ट में है। मैं ये नहीं कह रहा कि राहु हमेशा गलत ही होता है। राहु जो उथल पुथल करता है, कहीं ना कहीं अगर राहु अच्छा है तो वो आपको उसी दिशा में धक्का देने का काम करेगा जो दिशा आपके लिए मोक्ष की तरफ बढ़े, क्योंकि राहु को चाहिए तो फाइनली अमृत ही है। तो इसका शीघ्र समाधान जो है, अभी क्या करें, तो नंबर 1 तो वही नौकरी छोड़ें या अभी ना छोड़ें। अभी राहु बुध की दशा चल रही है, जो विचार खोज का समय कम से कम तो 1-2 साल तक नौकरी करते हुए नई दिशा की नींव रखें। ये आपके लिए एडवाइस है, अभी एकदम नहीं छोड़ें। 1-2 साल तक नौकरी करते हुए नई दिशा की नींव रखें। हर सप्ताह कुछ समय अपने लिए निकालें। सप्ताह में 1 दिन कम से कम कुछ लिखें, ध्यान करें, लोगों से बातचीत करके उनके अनुभवों को समझें। ज्योतिष, हीलिंग, इस तरीके के कोई कोर्सेज वगैरह आप कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, मदद करेगा। 2027 के बाद जब राहु शनि की दशा आएगी, तब ये विचार दृढ़ रूप से कार्य का रूप ले लेगा, क्योंकि शनि काम करवाता है, राहु तो फितूर करवाता है, लेकिन फितूर को काम के रूप में स्थायी करने का काम वो शनि करता है। तो राहु में जब शनि की महादशा आएगी, तब जो है ऐसा समझ लो कि राहु का असिस्टेंट शनि हो जाएगा, और शनि एक ऐसा असिस्टेंट होगा, एक ऐसा महामंत्री होगा जो राहु को कहेगा यार कुछ कर लो यार, बातें बहुत हो गई, कुछ करते हैं। और राहु शनि की मानता है, इसलिए ये अच्छा दौर होगा, और तब आपका वक्त होगा जब आप सही दिशा में बढ़ सकेंगे, लेकिन ये 2027 के बाद होगा। तो फिलहाल आपको अभी नौकरी नहीं छोड़नी है, अभी आपको तैयारी करनी है, अपने आप को और तैयार करना है। जो क्रिएटिविटी करने का आपका मन होता है, जिस तरीके का भी, चाहे वो ध्यान से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड, संगीत से रिलेटेड, और किसी चीज़ से, समाज सेवा से रिलेटेड, तो आपको इन क्षेत्रों में अभी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे बढ़ा के आप इस योग्य हो जाएंगे कि 2027 के बाद आप अच्छे ढंग से उसको कर सकें, और फिर आपके हाथ में है कि नौकरी करते हुए करें या नौकरी छोड़ के करें। वो आपकी परिस्थिति खुद आपको सही डिसीजन देगी। ईमानदारी से करें, ये मैं पहले कह दे रहा हूँ, क्योंकि शनि ईमानदार रहने वाले लोगों को अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप अपने काम में बेईमान या कुछ आप इसलिए सोच रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, और सोचते हैं यार सब कुछ तो सही है, चलो कुछ लंबा फ्रॉड प्लान कर लेते हैं। तो कुछ लोग इन सब चीज़ों में इसलिए भी आते हैं, राहु खास तौर पे फ्रॉड और ये सब चीज़ें भी लेके आता है दिमाग में कि चलो फ्रॉड करते हैं, कुछ छल करते हैं, कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बाबा लोग आजकल धंधा बहुत कर रहे हैं, सखा जी देखो अपना चला रहे हैं सब कुछ, तो चलो हम भी कुछ कर लेते हैं, ऐसा भी राहु करवाता है। ध्यान रखिएगा, राहु सही रास्ते पे चलने वाले के लिए अमृत है, और गलत रास्ते पे चलने वाले के लिए केतु अलग, राहु अलग। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये ध्यान नहीं रखा, और मैं ये हमेशा सिखाता हूँ,
राहु केतु सबके जीवन में हैं और काम करते हैं, लेकिन राहु और केतु दोनों ही अमृत के लिए निकले थे। बदतमीजी की, गर्दन कट गई। अब उनके अंदर से पीड़ा होती है और वो पूरी जिंदगी, हर एक की जिंदगी पे निगाह रखते हैं कि क्या मैं इसे अमृत की दिशा ले चलूं या इसकी भी गर्दन काटूं। हर एक की कुंडली में उन दोनों की बस यही नज़र होती है, और जो ऑनेस्ट होता है उसे अमृत उपलब्ध होता है, जो बदतमीज होता है उसकी गर्दन पक्की कटती है। इनसे नहीं आप बच सकते। और ये ऑनेस्टी और ये सब बाहर दिखाने के लिए नहीं, आपकी अपनी होती है। आप जानते हैं आप कैसे हैं, और आपसे आप नहीं छुप सकते, और आपसे आप इसलिए नहीं छुप सकते कि आपके अंदर राहु और केतु विद्यमान है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेरा फर्ज है ये बताना, मैंने आपसे कहा। अगली कुंडली है अभिषेक सैनी की, और ये पूछते हैं कि मैंने जॉब करते हुए 1.5 साल बिता लिए हैं, लेकिन अब मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। खासकर स्टॉक ट्रेडिंग में मेरी काफ़ी रुचि है और मैं निरंतर अभ्यास कर रहा हूँ। क्या यह फील्ड में मेरे भविष्य में लाभदायक रहेगा? हाँ अभिषेक जी, अभी आपको जो स्टॉक मार्केट में रुचि हो रही है ट्रेडिंग के लिए, तो ये रुचि आपके लिए अच्छी है। इसमें आप आगे चल के काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आप पहले समझिए। आपके ग्रहों की अभी की जो स्थिति है, पहले अभी आप जो भी जॉब कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए, उसे मत छोड़ना। और स्टॉक मार्केट में आप जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप अभी स्टडी कीजिए, उसमें जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा कीजिए, उसके बाद इसमें आइए। और कब आएंगे? अभी समझ लो 2029 के बाद आप इसमें जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, और उसमें आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो पहले अभी की स्थिति अगर समझे तो आपके विचार जिस तरह के स्वतंत्र है, तो आपको इसीलिए जॉब करने में दिक्कत आ रही होगी कि यार इससे अच्छा मैं अपना बिजनेस कर लेता, मेरा दिमाग भी इतना अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी आप उस जिस रास्ते पर जाना चाहते हो उससे पूरी आपकी जानकारी नहीं है, और वो जानकारी ना होने के कारण ही अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो थोड़े समय में वो काम आपको बंद करना पड़ेगा। तो अभी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, और अच्छे से जानकारी होगी तब तक में आप ये समझ लिए कि 2027-28 तक में आप पूरी उसकी स्टडी करके तैयार हो जाएंगे इन्वेस्ट के लिए। तब आप अपनी जॉब छोड़ भी सकते हैं और स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। अभी के लिए हम बिल्कुल आपको स्टॉक मार्केट में जाने के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, सीखिए, और आपको एक सिस्टम भी तैयार करना होगा। सिर्फ स्टडी एक टाइम पास के लिए नहीं, आप पूरी तैयारी, एक इतना आपका माइंड बैकअप, जितना आप स्मार्ट हो उतना ही आप अच्छा बैकअप लीजिए, और फिर शुक्र की महादशा जो आपकी आ रही है वो आपको इसमें ले जाएगी और लंबे समय के लिए ले जाएगी। इस काम को बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आपकी जो इच्छा है वो इच्छा पूरी होगी, लेकिन थोड़ा इंतजार के बाद। दोस्तों अगली कुंडली की ओर बढ़ें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग हो सके तो इस वीडियो में नीचे कमेंट्स करके अपनी कुंडली के संबंध में तो जानकारी पूछना चाहते हैं वो पूछिए, लेकिन साथ साथ हमें ये भी बताइए कि कौन सा दिन ऐसा फिक्स किया जाए जिस दिन हम फिक्स होके उस दिन की, आज इस दिन जो है ये हम करेंगे शो। और साथ साथ क्या मुझे ये 10 कुंडलियाँ हम लेते हैं इससे अधिक लेनी चाहिए, तो वो अधिक कितनी हो और कितने समय के दायरे में वो वीडियो बन जाए, ऐसी कुछ सलाहें आप लोगों से मैं मांग रहा हूँ। तो आप लोग चाहें तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और एक बात और, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ये हमारा वादा है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब आपको अनसब्सक्राइब कर देगा। क्योंकि 4 साल पहले हमने यूट्यूब पे एक केस किया था 500 करोड़ रुपए का। उन्होंने कुछ हरकतें दिखाई थी कोरोना काल में, हम भिड़ गए थे। उसके बाद से आज तक हमारा चैनल 94,000 से 96,000 नहीं हो पाया, जबकि प्रतिदिन हमारे पास मैसेज आते हैं कि इतने लोग जुड़ गए, और बाद में अगले दिन देखते हैं कि वो गायब हो गए। तो ये अपने आप होता है। तो आप लोग भी प्रयास करें, धक्का मारें, शायद यूट्यूब वालों को अकल आ जाए कि ये इंसान थोड़ा अच्छा है, इसको बढ़ाना चाहिए। वरना हम 96,000 पे कोई दुखी नहीं है। हमें वो पीछे वो तिकोना लगाने का काम नहीं है। लोग तिकोना लगाने के पीछे मरे जा रहे हैं, हमने इतना बड़ा चौखंटा खड़ा कर दिया, तो हमें कोई परवाह नहीं है उसकी। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब वगैरह और ये सब चीज़ें आप करो ना करो, हम ज़्यादा कहते नहीं, कर लोगे फिर भी आप अनसब्सक्राइब किए जाओगे। हम तो सीधी सी बात कहते हैं, हमारी दुकान में जिसकी ज़रूरत होगी परमात्मा उसे पहुंचा देगा, जिसकी ज़रूरत नहीं होगी वो आके भी लौट जाएगा। तो आपको प्रश्न करने हैं, प्रश्न करिए
और मुझे ये भी बताइए कि हम ये कब करें। तो अगली कुंडली है ये शशांक डरेकर। अरे भाई, नाम शशांक रखा, डरेकर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तू साहस कर रख ले, है ना, बदल ले नाम को, डरेकर। खैर मजाक की बात है, ये आपका अपना हो सकता है। इनका प्रश्न है, मुझे कैरियर में क्या करना चाहिए, जॉब या बिजनेस, कौन से सेक्टर में जाना ठीक रहेगा, और सरकारी या प्राइवेट, मेरी तरक्की भारत में होगी या विदेश में। तो इन्होंने 3 प्रश्न कर लिए। खैर चलो, एक ही चीज से जुड़े हुए हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। शशांक, आप अभी जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां बहुत सोच समझ के दिशा चुननी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जॉब या बिजनेस, जो आपने पूछा, आपको क्या करना चाहिए। शशांक का स्वभाव, ग्रह स्थिति और दशाएं ये दिखाती हैं कि उन्हें व्यवस्थित, विश्लेषणात्मक और शोधपूर्ण कार्य में शांति और सफलता मिलेगी। बिजनेस उनके लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वे जल्दी असंतोष, संदेह और अनिश्चितता में चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, इसलिए नौकरी या सेवा क्षेत्र उनके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन यह भी ऐसी हो जिसमें उन्हें स्वतंत्रता और विश्लेषण का मौका मिले। दूसरा आपने पूछा है सरकारी या प्राइवेट। उनकी जन्म कुंडली में सूर्य, शुक्र और राहु जैसे ग्रह ऐसे हैं जो प्रशासनिक रणनीति और पॉलिसी से जुड़ी सरकारी काम में रुचि और क्षमता दिखाते हैं। परंतु अगर सरकारी नौकरी इस वर्ष ना हो सके तो हताश होने की जरूरत नहीं है। उनका दूसरा सबसे उपयुक्त मार्ग है फाइनेंस, रिसर्च और ज्योतिष से जुड़ा प्राइवेट सेक्टर, जैसे स्टॉक मार्केट, रिसर्च एनालिसिस या वैदिक विद्या आधारित कोई मार्ग। अब आप समझिए क्या होंगे, बुद्धि तो आपकी तेज चलती। तीसरा इन्होंने पूछा कि भारत में सफलता मिलेगी या विदेश में। तो आपकी कुंडली स्पष्ट कहती है कि भारत ही आपकी कर्मभूमि बनेगी। हाँ, विदेशों में आप कभी कभी किसी काम के लिए, कोई सेमिनार या किसी चीज के लिए चले जाएं, वो एक अलग बात होगी, लेकिन आपकी कर्मभूमि भारत ही बनेगी। पर विदेश से लाभ और पहचान मिल सकती है, तो वो उसके लिए ऑनलाइन और बहुत से लोग काम करते हैं जिससे विदेशों से संपर्क बनते हैं, लेकिन आपकी कर्मभूमि भारत ही है। शशांक हो ना, मेरी भी है। शीघ्र समाधान इसके लिए क्या है, इस वर्ष का सरकारी परीक्षा प्रयास ना छोड़ें, लेकिन मानसिक रूप से वैकल्पिक मार्ग के लिए अपने को तैयार रखें। यदि परीक्षा ना निकले तो तुरंत फाइनेंस, और इस साल अगर आपकी परीक्षा आप नहीं निकाल पाते हैं, 2025, चलो 26 का भी आधा साल मान लो, तो यदि परीक्षा ना निकले तो तुरंत फाइनेंस, ज्योतिष और इन ध्यान के, इन तीनों के मेल से कोई ऐसा कार्य बनाएं जो आप दूसरों को गाइड कर सकें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2027 से 30 का समय उनके लिए नए अध्याय की शुरुआत है। ये समय व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्र कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। शशांक के जीवन में सफलता का रास्ता सरल नहीं पर गहरा है, लाइक मी। वे आसान नौकरी के लिए नहीं बने हैं, लाइक मी, बल्कि एक अर्थपूर्ण, चिंतनशील और दिशा देने वाला कार्य उन्हें सबसे अधिक संतोष और मान देगा, लाइक मी। वे भले ही सरकार में हो या ना हो, पर भविष्य में एक गाइड, विश्लेषक या ध्यान मार्गदर्शक जरूर होंगे, लाइक मी। ठीक है, तो अब समाप्त करते हैं आपकी कुंडली का, आगे बढ़े। हाँ। ये प्रश्न है अक्षय सोमैया के लिए। उनकी माता जी ने ये सवाल पूछा है कि मेरे बेटे अक्षय को पिछले 3 साल से बहुत तकलीफें आ रही है, बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही, जीवन में बहुत संघर्ष में है। अभी उसने सोलर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, क्या उसमें उसे सफलता मिलेगी या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। तो आपको जो अरुणा जी, आपको अक्षय को लेके जो चिंता है कि ये सोलर प्लांट वाला काम कर पाएगा, कौन सा बिजनेस इसके लिए सफल होगा, तो एक तो पहले हम अक्षय के ग्रहों की स्थिति को देख के अक्षय के स्वभाव को समझें। तो अक्षय का स्वभाव ना अभी, आप माता है, आप समझ ही सकती है, उसका स्वभाव ना अभी टीनेजर्स वाला है। वो बड़ा तो हो गया है, लेकिन उसकी हर ग्रह की जो स्थिति है वो अभी टीनेजर्स वाली है। उस अनुभव से ना पकने के कारण वो अभी बिजनेस कर भी रहा होगा तो वो जल्दी से सेट नहीं कर पाता होगा, या बिजनेस में जो डील करते वक्त जो बातचीत का है वो उससे अभी स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहा है, जिस वजह से बिजनेस अभी धीरा चल रहा है। लेकिन अगर आप इसी बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपको सफल देगा, सफलता जरूर देगा, लेकिन इसमें पेशेंस चाहिए। अक्षय जैसे जैसे मैच्योर होंगे वैसे वैसे ये बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा और इसमें समय लगेगा।
और ये बात आप याद रखिए कि अगर आप उस बिजनेस में आप उनके साथ है, उन्हें गाइड कर रही है, या अक्षय खुद ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आप जो भी बिजनेस करें उसमें ये मत कीजिएगा कि आप कोई डॉक्यूमेंट में या कोई हिसाब रखने में भूल मत कीजिएगा, वरना वो बिजनेस आगे चल के स्टॉप हो जाएगा। आपका जो भी काम हो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलेंगे तो ये सोलर प्लांट वाला भी बिजनेस चलेगा। इसमें आप समझिए कि 2-3 साल का आपने जो समय दिया है उसी हिसाब से आपको सफलता मिलेगी। 2025 के एंड आते आते ये बिजनेस अच्छा चलेगा और लंबा भी चलेगा। लेकिन खास ध्यान यही रखना है कि बहुत धैर्य रखो, क्योंकि आप में अभी मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा कम है जो बिजनेस आप कर रहे हो उसके हिसाब से। तो जितनी आप पेशेंस रखेंगे और जितना परफेक्शन रखेंगे उतना ये बिजनेस आगे चलेगा। और आप ये भी कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको जो भी राहु के कारण, चंद्र के कारण जो भी चंचलता लग रही है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप बुधवार को उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, या फिर मानसिक ऊर्जा आपको जो अशांत अक्षय को कर रही होगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रह और बहुत अच्छी स्थिति में है लेकिन बहुत छोटे हैं अभी, तो वो कभी सोचेंगे कि मैं इस बिजनेस को ऐसे कर लूं, कभी सोचेंगे कि मैं खुद जाके बिजनेस खुद ही कर लेता हूँ, मजदूरों को हटा देता हूँ। तो ये जो उलझने हैं ना वो उनको भटकाव दे रही है। तो उसके लिए आप वो सुबह के समय गायत्री मंत्र का जाप भी करवा सकती है, उनसे भी उनको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन धैर्य के साथ काम करेंगे तो इस काम में सफलता है। ये एक कुंडली है खुशबू की, मतलब नाम है खुशबू। तो खुशबू का जो प्रश्न था वो ये था कि सखा जी प्रणाम, इमोशनल फ्लैक्चुएशन बहुत हो रहा है और ये कब तक चलेगा? तो इसके बारे में कुछ बताता हूं, और वो ये है कि अभी आपकी राहु की महादशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है। राहु की महादशा अपने आप में एक परेशानी का विषय होती है। मैं पहले भी एक कुंडली में आपको बता चुका हूं कि राहु की महादशा एक परेशानी का सब्जेक्ट होती है और इसमें बहुत उथल पुथल होती है, आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता। लेकिन इस समय ये शनि के साथ आ गई, तो शनि के साथ आई है, इसका मतलब अब ये मामला सही दिशा में आएगा, थोड़ा शांत होगा मामला, क्योंकि शनि जो है शांत कर देता है थोड़ा सा राहु को। लेकिन इसमें आपकी कुछ चीजें और बताता हूं। आपके 8वें भाव में राहु, सूर्य, मंगल है। 8वां भाव गहरे मानसिक अनुभव, पुराने घाव और अनजाने डर से जुड़ा होता है। 8वां घर जो होता है वो रहस्य का घर है, एक तरीके से गूढ़ रहस्यों का घर है। और जब वहां राहु बैठा होता है तो राहु क्योंकि इल्यूजन्स है, तो और जिस घर में बैठा है तो उससे रिलेटेड ही इल्यूजन्स आएंगे। जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में जाओ तो भूत होगा, ये डराने लगेगा। अंधेरे कमरे में भूत, वो जहाँ पे बढ़िया सा आपका बेडरूम हो वहां जाके यार रेस्ट करें, मजे से कुछ खाएं पिएं, ये ख्याल आने लग जाएगा। तो जैसे ही जिस घर में राहु पहुंचेगा उसी तरीके के ख्याल करेगा। तो राहु का काम है इल्यूजन्स पैदा करना, और ये सब वो परीक्षा के लिए है। मैं बार बार कहता हूं, मैं राहु की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि सही मानों में जो गुरजीएफ है आपकी जिंदगी का, जो आपको हंटर लेके सिखाता है, वो राहु ही है। तो इसलिए मैं राहु की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। आई रिस्पेक्ट गुरजीएफ टू। तो ये जो चीज है 8वें घर में है, तो राहु थोड़ा सा 8वें घर में रहस्य और इन सब चीजों में जाके थोड़ी उसकी इल्यूजन्स जो हैं वो भय की तरफ, चिंता की तरफ चले जाते हैं। और सूर्य और मंगल वहां पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको बहुत अस्थिर बना रही हैं। अब उत्तर है कि ये स्थिति कब तक चलेगी। इस भावात्मक असंतुलन की सबसे बड़ी वजह राहु की महादशा है, जो जुलाई 25 तक चल रही है आपकी। आगे जुलाई बस 1 महीने बाद है। अभी इसका अंतिम चरण चल रहा है और सबसे कठिन समय होता है ये, जब पुरानी बात फिर से उभरती है, पुराने जख्म फिर से तकलीफ देते हैं और मन ठहर नहीं पाता। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब शिफ्टिंग होती है किसी भी बड़े प्लैनेट की नेक्स्ट घर में, उससे लास्ट मोमेंट जो होता है ना, बड़ा हिलाने वाला होता है, बहुत उथल पुथल होती है। जैसे मेरे जिंदगी में बृहस्पति जो 16-17 साल से काम कर रहा था, अब जा रहा है ना, अगले महीने चला जाएगा 13 तारीख को, और 14 तारीख को यहाँ अस्पताल की ओपनिंग हो रही है। तो
इसने 5-6 महीने बहुत हिलाया मेरी जिंदगी को, बहुत कुछ हिला के फेंक दिया। और ये सिखाना चाहता था, गुरु का काम होता है सिखाना, और शनि का काम भी है सिखाना और आध्यात्मिक बनाना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ग्रह अपना काम कर रहे हैं। तो आपके साथ भी इस समय ऐसा कुछ चल रहा होगा जो बहुत हिला रहा होगा, परेशान कर रहा होगा। लेकिन ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि अब बुझ जाने वाले हैं। बैग पैक कर रहे हैं ना, मेहमान जब घर से जाने लगते हैं बैग एक पैक होने लगता है। जब आते हैं बैग खुलता है, और जब जाते हैं तो बैग पैक होता है। पैक होते वक्त भी हलचल होती, खुलते वक्त भी हलचल होती। ये तो आप भी करते होगे। तो आपकी गुरु की महादशा शुरू हो रही है। राहु के बाद महादशा गुरु की आती है। तो यानी कि अब आपकी जिंदगी में 16 साल के लिए गुरु आएगा। और जब गुरु आएगा तो आपके अंदर पेशेंस आएगा, आपके अंदर अच्छा आएगा, क्योंकि गुरु एकमात्र प्लैनेट है जो जिंदगी में खुशियां देने के लिए आता है, बशर्ते आप ऑनेस्ट हों, आप स्पिरिचुअल हों, आपके काम सही हों, आप ज़्यादा राहु के और इन्फ्लुएंस में आके बहुत ज़्यादा मेटलिजिस्टिक ना हो गए हों, तो गुरु आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। तो 2026 की शुरुआत तक मन में स्पष्टता आ जाएगी। 5-6 महीने तो लगेंगे, और ये आपके लिए समय अच्छा आ गया है। कोई दिक्कत की बात आपके लिए नहीं है। फिलहाल तो खुशबू के जीवन में भावात्मक उतार चढ़ाव का समय अपने चरम पे है। ये समय भी स्थायी नहीं है। 2025 जुलाई के बाद स्थिरता आएगी। 26 से उनका मन एक नई दिशा में चलेगा। साफ, शांत और आत्मविश्वासी होंगी। इस समय थोड़ी सहन शक्ति, थोड़े सरल उपाय और खुद के भीतर झांकने की आदत उन्हें डालनी चाहिए। थोड़ा शांत होकर देखें, थोड़ा सा गरीबों को दान करें, थोड़ा सा कुछ सेवा करें। उसके अलावा हो सके तो मेडिटेशन करें। ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठना भी अच्छा होगा। जब कभी ऐसा लगे मन में उथल पुथल है, 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठें। इससे आप समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में बृहस्पति को अच्छा कर रहे हैं। तो ये खुशबू के लिए एडवाइस थी। मुझे उम्मीद है कि ये मानेंगे और अपने जीवन को अच्छी दिशा देंगे। लास्ट प्रश्न है कुलदीप का, जिन्होंने पूछा है कि मैं पिछले 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। क्या मुझे इसे जारी रखना चाहिए या करियर बदल लेना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। तो कुलदीप जी, अभी आपको जो आत्मविश्वास आपका डगमगा रहा है उसका कारण केतु है। केतु के कारण आपके साथ ये हो रहा है। वैसे आपके ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आप एक पढ़ाकू बच्चे रहे होंगे, अच्छा पढ़ने वाले, याद रख, आपको जो भी पढ़ते होंगे वो बहुत जल्दी याद रह जाता होगा, क्योंकि आपके बुध और शुक्र की स्थिति ये बताती है। और रही बात सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी के साथ साथ आपके पास जो नॉलेज है या आपके ग्रहों की जो स्थिति है वो बता रही है कि आप 1-2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सरकारी नौकरी में प्रयास करने से अगर नहीं हो रहा है तो आप दूसरी कोई स्किल भी डेवलप कीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी की योग है लेकिन इतने मजबूत नहीं है जितनी आपकी बुद्धि या आपकी और कोई स्किल मजबूत हो सकती है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा नॉलेज रख रहे हो कि सरकारी नौकरी करोगे तो भी आपको एक दिक्कत आ सकती है, आगे चल के आप वो सरकारी नौकरी छोड़ भी दोगे, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है उस हिसाब की पोस्ट आपको ना भी मिले, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2 अलग अलग पोस्टिंग होती है। तो आपके नॉलेज के हिसाब की जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तब आप वो जॉब छोड़ भी दोगे। तो हमारी ओर से सलाह है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोई और भी स्किल आप डेवलप कीजिए, और उसमें अगर आप प्रयास करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे पर आप मत चलिए, आप और भी कोई स्किल, और आप बहुत जल्दी वो स्किल सीख भी जाएंगे जिसमें भी आपको रुचि होगी। शुक्र के संबंधित जो भी सौंदर्य है, आर्टिस्ट आप अच्छे हो सकते हैं। अगर आपको किसी आर्ट में रुचि है आप वो काम कीजिए, आप उसमें सफलता जल्दी मिलेगी। जितनी जल्दी सरकारी नौकरी में नहीं मिली उससे जल्दी इसमें आपको सफलता मिलेगी। और आप अर्ली मॉर्निंग, अभी की जो परिस्थिति है आपकी मानसिक स्थिति, उसी के लिए जब सूर्य उग रहा है उससे पहले थोड़ा सा उठ के आप ध्यान कर सकते हैं, जिसके कारण आपको पूरे दिन में शांति मिलेगी और आप निर्णय भी सही ले सकते हैं। तो हमारी ओर से यही था। तो दोस्तों, आज का जो है ये एपिसोड बस लगभग समाप्त है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि अपने प्रश्नों के उत्तर चाहें और आपको हम दें, तो उसके लिए आपको इसी वीडियो पे नीचे कमेंट्स करने पड़ेंगे, और
फिर अगले एपिसोड में हम आप में से जो भी योग्य पात्र होंगे, जिन्होंने सही से पूछे होंगे, सही प्रश्न होंगे, या जिनकी किस्मत अच्छी होगी, जिनके जीवन में हमारे माध्यम से जानी होंगी सलाहें, तो उनके हम प्रश्न उठाएंगे। अभी तक हमने 10 की लिमिट बना रखी थी, आगे चल के हम ये लिमिट तोड़ने को हैं और जल्द ही अपना एक प्रयास चल रहा है, थोड़ा सिस्टम और ये सब चीज़ें, क्योंकि हम एक गांव में हैं, हम इस समय लाइव कुछ करना चाहते हैं लेकिन कभी नेट दिक्कत देता है, कभी कुछ, तो जल्द ही उन सब चीज़ों को सुधार रहे हैं। स्टार वो क्या आ रहा है, वो कुछ आ रहा है जिसमें नेट वगैरह अच्छा हो जाएगा, ऐसा जब आ जाएगा जल्द ही, तो हम जो हैं एक लाइव ऐसा शुरू करेंगे जिसमें आपके प्रतिदिन 50-100 कुंडलियों के आंसर दिए जाएं, और उसके लिए हमारे यहाँ सखा परिवार के और बच्चे भी उसमें शामिल होंगे आप सबको सहयोग करने के लिए। तो हमें इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। मैं अपनी चप्पल ढूंढ रहा था उठने के लिए, तो प्रणाम।